हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्री में जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो एनसीईआरटी पर बेस्ड है। हम इससे पहले आपको 6 वीडियो यहाँ पे दे चुके हैं, तो इस वीडियो को आपको समझने के लिए पहले उन्हें जा करके देखना होगा। हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो हमने फर्स्ट फेज इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा दिया है। ये सेकंड फेज के बारे में हम आज यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड फेज का जो टाइम था वो 1905 से 1920 का टाइम था। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कांग्रेस के बीच में नरमपंथी और गरमपंथी दल में मतभेद हो रहा था और लड़ाई शुरू हो गई थी। उनके बीच में बन नहीं रही थी अनबन थी, और इस अनबन को सरकार समझने लगी थी। तो 1905 में क्या होता है, बंगाल का विभाजन होता है। बंगाल विभाजन का कारण अंग्रेज ये बोलते हैं कि बंगाल एक बहुत बड़ी जगह है और इसमें हमें प्रशासन करने में असुविधा हो रही है, हम प्रशासन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जब हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट्स में तो हम आसानी से इसके ऊपर प्रशासन कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने ये कारण दिया, लेकिन इसका असली कारण क्या था कि कांग्रेस की ताकत को घटाना, जो कि उनके बीच में मतभेद चल रहा था उसको और बढ़ाना, ताकि कांग्रेस टूट जाए और वो अपनी फूट डालो राज करो वाली नीति पे काम कर सके। और दूसरा कारण ये था कि वो यहाँ की नब्ज पकड़ चुके थे कि हिंदू और मुसलमान में अगर यहाँ पे झगड़ा करवा दिया जाए तो आसानी से शासन किया जा सकता है। पूरब में यहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य था और पश्चिम में हिंदू बाहुल्य था। इसी का फायदा उठाकर इन्होंने 2 पार्ट्स में बंगाल को डिवाइड कर दिया, पूरब और पश्चिम में। ये जो विभाजन होता है ये 16 अक्टूबर 1905 को लागू होता है। इसके जवाब में 1906 में स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है, जिसमें जो बंगाल से शुरू होगा लेकिन वो संपूर्ण भारत में फैल जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत क्या होता है कि अपनी चीजें लोग अपनाएंगे, जो मेड इन इंडिया होगी उसको लोग अपनाने लगे, और जो ब्रिटिश से आया हुआ चीज था, जो कपड़ा हो चाहे कोई भी सामान हो, उसका बहिष्कार करने लगे लोग, उसको जलाने लगे। इस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन करने लगे वो स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत। अब ये स्वदेशी आंदोलन शुरू तो बंगाल से हुआ, लेकिन ये संपूर्ण भारत में फैल जाएगा। दिल्ली में जो स्वदेशी आंदोलन के जो लीडर जिसको लीड कर रहे थे वो थे सैयद हैदर रजा। मद्रास में जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसके लीडर थे चिदम्बरम पिल्लई। और आंध्र में वंदे मातरम आंदोलन चलाया गया था। ये सब स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत ही वंदे मातरम आंदोलन ये सब शुरू हो गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस आंदोलन में बहिष्कार शुरू हो गया। ये अंग्रेजों की किसी भी चीज़ को यूज़ करने से मना करने लगे भारतीय, और अपनी चीज़ों पे बल देने लगे। जो हम यहाँ पे जैसे मेड इन इंडिया अभी चल रहा है, उस तरह के मेक इन इंडिया जैसे अभी चल रहा है, उसी तरह के ये अपने बनाए हुए चीज़ों का सपोर्ट करने लगे। इस आंदोलन का एक थीम सॉन्ग बना जो कि वंदे मातरम था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, जो कि बाद में हमारा राष्ट्रगीत भी बना। भारतीय स्वदेशी कला का पुनर्जागरण हुआ, जिसको कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसका पुनर्जागरण किया। हुआ क्या था कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आ गए तो हमारी कला पे उनका भी प्रभाव पड़ने लगा और अपनी कला धीरे धीरे सब लोग भूलने लगे। तो ये अपनी स्वदेशी कला का पुनर्जागरण करने के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसकी तरफ प्रयास किया। फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने उस टाइम अमार शुमार बांग्ला लिखा, जो कि गीत था, जो कि 1971 में जब बांग्लादेश जब आज़ाद होता है तो वहाँ का राष्ट्रगान बनता है। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1907 में हर साल कांग्रेस, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हर साल कांग्रेस का एक अधिवेशन होता था, तो 1907 में ये अधिवेशन सूरत में हुआ था। और तब तक कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसका विभाजन हो जाता है, जिसे कि हम सूरत विभाजन या सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो रास बिहारी घोष थे। अच्छा, यहाँ पे 2 नाम, एक रास बिहारी घोष थे और एक रास बिहारी बोस थे। पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों दे सकता है, रास बिहारी घोष भी दे सकता है, रास बिहारी बोस भी दे सकता है, लेकिन आपको लगाना है रास बिहारी घोष पे, क्योंकि रास बिहारी बोस जो थे वो एक क्रांतिकारी थे। विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि दोनों जब आप जानते हैं कि जब कांग्रेस का गरम दल और नरम दल एक साथ रहता था तो गरम दल नरम दल पे ये आरोप लगाता था कि तो आप निवेदन की राजनीति करते हैं, जिसे कि गलत प्रूफ करने के लिए अंग्रेज उनकी कुछ बात सुन लेते थे नरमपंथियों की। और लेकिन जब क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, तो अंग्रेज न गरम दल की बात सुनते हैं न नरम दल की। गरमपंथी जो नेता थे, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लाल बाल पाल, उसमें से लाला लाजपत राय को अमेरिका भागना पड़ा, बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके मांडले जेल वर्मा भेज दिया गया और बिपिन चंद्र पाल अंडरग्राउंड हो गए। और दूसरी तरफ नरमपंथियों की बात सरकार ने सुनना छोड़ दी, क्योंकि इन दोनों में जब ये 1907 में विभाजन हो गया तो
ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, गरम दल और नरम दल। लेकिन जब विभाजन हो जाता है तो सरकार ने दोनों पक्षों की बात सुनना बंद कर दिया, और जिस तरह से आप देख रहे हैं लाला लाजपत राय अमेरिका भाग गए, बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया और विपिन चंद्र पाल अंडरग्राउंड हो गया। फिर दिसंबर 1915 में अब जब ये लोग अलग हो गए, गरमपंथी और नरमपंथी, तो कुछ दिन बाद इनको एहसास हुआ कि अब इस तरीके से तो सरकार किसी की बात नहीं सुनने वाली है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि दिसंबर 1915 ने कांग्रेस ने अपने पुनर्गठन का निर्णय लिया और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का पुनर्गठन कर दिया गया। दूसरी तरफ हमने जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि इसमें मुस्लिमों का हाथ है, तो वो मुस्लिमों का हाशियाकरण करने लगे, उनको हर चीज़ में बाइकआउट करने लगे। इसी को लेकर के जब बंगाल का विभाजन होता है और बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में डिवाइड हो जाता है, पूर्वी बंगाल जिसमें कि मुस्लिमों का बाहुल्य रहता है, उस टाइम मुसलमानों को मौका मिल जाता है एक संस्था स्थापित करने का, जिससे कि उनको भी लगता है कि अगर हम कोई संस्था बनाएंगे तो हमारी भी बात सुनी जाएगी। तो उसी टाइम ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है, जिसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीम उल्लाह तथा आगा खान रहते हैं। मुस्लिम लीग ने 1905 के बंगाल विभाजन का तो सपोर्ट किया, लेकिन कुछ दिन बाद उनको महसूस होने लगा कि अंग्रेज उनकी बात सुन नहीं रहे हैं, और इसी कारण से 1916 में, जैसे कि आपने ऊपर देखा कि 1916 में नरम दल और गरम दल एक हो गए, कांग्रेस का पुनर्गठन वापस हो गया। उसी तरीके से 1916 में मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेती है कि अगर हम दोनों साथ में काम करेंगे तो क्या पता दोनों की बात सुनी जाएगी। उन दोनों के बीच एक पैक्ट साइन होता है जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। कांग्रेस के पुनर्गठन का श्रेय बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट को दिया गया, और लखनऊ समझौते का, कांग्रेस के जो पुनर्गठन हुआ था नरम दल और गरम दल में, उसका जो श्रेय जाता है वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को दिया गया। और लखनऊ समझौता जो हुआ था, जो कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में हुआ था, उसका श्रेय जिन्ना को दिया गया। सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा। लखनऊ अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, जिसमें कि नरम दल और गरम दल एक हुए थे और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का पैक्ट के बीच पैक्ट साइन हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? अंबिका चरण मंजूमदार। और ये किस सन में हुआ था? ये 1916 में हुआ था। 1916 में एनी बेसेंट और तिलक का कद, जब इन्होंने कांग्रेस की पुनर्गठन कर दिया तो इनका कद थोड़ा बढ़ गया था कांग्रेस में। तो 1916 में एनी बेसेंट व तिलक को होम रूल मूवमेंट चलाया इन दोनों लोगों ने मिलकर, जिसमें कि वो लोग स्वशासन की बात की है। लेकिन ये द्वितीय विश्व युद्ध उस टाइम चल रहा था, इसी कारण से ये असफल रहा। और कलकत्ता अधिवेशन, अब यही जो इसमें जो एनी बेसेंट होती हैं वो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता करती हैं। तो पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन हुई? एनी बेसेंट हो जाती हैं। और तिलक एकमात्र ऐसे कांग्रेस के सदस्य होंगे जो कि कभी अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। तो हम अब दो चरण जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज तो डिस्कस कर लिए, सेकंड फेज इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। अब हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे थर्ड फेज के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।